गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन इसका देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस वे में क्लासिफाई करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। अल्कीन का होता है, या अनसैचुरेटेड में जो अल्कीन है वह होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं और अल्केन को सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप, है ना, n इक्वल टू अगर 1 रखते हो तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है। अगर अल्कीन के केस में हम देखें तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर, है ना, C हो जाएगा। ठीक। यदि n इक्वल टू अगर आप 2 रखते हो तो यहाँ हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 6 और यहाँ पर C2H4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर C2H2 हो जाएगा। यदि आप n इक्वल टू 3 रखते हो तो C3H8 यहाँ पर हो जाएगा C3 और H6 C3H, यहाँ पर आप देखिए 3 रखा है, 3 2 इंटू 3 6 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यदि आप n इक्वल टू 4 रखते हो तो C4H कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा C4H8 और यहाँ पर हो जाएगा C4H6। ठीक है। यदि n इक्वल टू आप 5 रखते हो तो क्या हो जाएगा C5H12 C5H10 और C5H8। यदि आप n इक्वल टू 6 रखते हो तो C6H14, यहाँ पर हो जाएगा C6H12 C6H10। ठीक। n इक्वल टू 7 रखते हो तो C7H16, यहाँ हो जाएगा C7H14 और यहाँ पर C7H12। यदि n इक्वल टू 8 रखते हो तो C8H18 C8H कितना हो जाएगा 16 C8H14। कहने का मतलब है कि जैसे अगर n इक्वल टू 1 रहा तो उसको हम कहते हैं जो रूट वर्ड होता है ना। इसके लिए हम रूट वर्ड का क्या यूज करेंगे, रूट
रूट वर्ड में यदि n इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू 1 है तो इसको कहते हैं मिथ। n इक्वल टू 2 है तो इसको लिखेंगे इथ। n इक्वल टू 3 है तो लिखेंगे प्रोप। n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है तो लिखेंगे इसको ब्यूट। n इक्वल टू 5 है तो पेंट। n इक्वल टू 6 है तो हेक्स। n इक्वल टू 7 है हेप्ट। n इक्वल टू 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट। इसी प्रकार से n इक्वल टू 9 रहेगा तो नॉन, n इक्वल टू 10 रहेगा तो डेट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये जो रूट वर्ड है मिथ मीन्स होता है 1, इट 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, n पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 एंड डेट 10। तो अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन है, तो उसमें हम जोड़ते हैं क्या, ANE। ANE, ठीक है, ANE जोड़ते हैं। जैसे अगर इसका नाम लिखा जाए, है ना, इसका अगर आप नाम लिखते हो तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 है तो मिथ में ANE जोड़ देंगे, मिथेन हो जाएगा। इथ में ANE जोड़ देंगे, इथेन हो जाएगा। प्रोप में ANE जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द रूट वर्ड। और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें हम ANE को जोड़ते हैं। अगर अनसैचुरेटेड में जैसे अल्कीन है तो अल्कीन में हम यहाँ पर ENE को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ENE, इन। और अल्काइन में हम किसको जोड़ेंगे, YNE। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 1 है तो हम यहाँ पर मिथ प्लस ANE जोड़ेंगे, मिथेन हो जाएगा, है ना। इसका नाम हो जाएगा मिथेन, है ना। इसको आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ इसको, है ना। ये देखो, अब इसका नाम अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मिथ प्लस ANE, तो इसको लिख देंगे हम क्या, मिथेन। ठीक, इसमें क्या जोड़ेंगे, इथ प्लस ANE, तो क्या हो जाएगा, इथेन। यहाँ पर प्रोप प्लस ANE, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, ब्यूट प्लस ANE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक, यहाँ हो जाएगा पेंट प्लस ANE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है ना। यदि हेक्स है तो हेक्स प्लस ANE नाम हो जाएगा हेक्सेन। हेप्ट प्लस ANE, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। यहाँ पर हो जाएगा ऑक्ट प्लस ANE, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे अल्केन का नाम लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ। मिथ है तो मिथ और प्लस ENE जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिथीन। ठीक है, मिथीन। लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, है ना। क्यों नहीं करता वो देखेंगे आप आगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा इथ प्लस ENE, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, है ना। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है, हेप्टीन। ठीक है ना।
और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेन। इस प्रकार से नाम हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा मिथ प्लस YNE, इसका नाम हो जाएगा मिथाइन। मिथाइन, लेकिन ये भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इन दोनों में सेकेंड मेंबर से एग्जिस्ट करता है। अगर इसका नाम हम देखें तो क्या हो जाएगा इथाइन, ठीक है ना। इथ प्लस YNE तो इथाइन, प्रो प्लस YNE तो प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन, है ना, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन। तो इस प्रकार से हम लोग एक बेसिक नोमेनक्लेचर लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें ANE जोड़ेंगे, अनसैचुरेटेड में अगर अल्कीन है तो ENE, और अल्काइन में YNE को जोड़ते हैं। और किस में जोड़ते हैं तो रूट वर्ड में। तो आपको ध्यान में रखना, अगर 1 कार्बन है तो मिथ कहेंगे, 2 कार्बन है एथ कहेंगे, 3 कार्बन है प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन है पेंट कहेंगे, 4 कार्बन है ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन है पेंट कहेंगे, 6 कार्बन है हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन है हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन है ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन है नोन कहेंगे, 10 कार्बन है डेक कहेंगे। अगर 10 से ज्यादा है, मान लिया 11 कार्बन है तो अनडेक कहेंगे, 12 कार्बन है डोडेक कहेंगे, है ना, 13 कार्बन है ट्राइडेक कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर को लिखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो भी हमने लिखा है वह एक तरह का कंडेंस्ड फॉर्मूला है, नहीं, ये जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला है। किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए जनरली 2 तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है ना। जनरली 2 तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और वह 2 तरह का फॉर्मूला है ना, मतलब ये कह सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जिसमें पहला है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा है कंडेंस्ड फॉर्मूला के बाद लाइन एंगल फॉर्मूला, लाइन एंगल फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने इस्तेमाल किया, अब उसके स्ट्रक्चर को, है ना, ये रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला और दूसरा हो गया लाइन एंगल फॉर्मूला, है ना। इन दोनों को देखते हैं क्या है। जनरली कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले लिख दो कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला किसे कहते हैं, ठीक है। तो जनरली कंडेंस्ड फॉर्मूला शोज हाइड्रोजन एटम, है ना, या दैट फॉर्मूला विच शोज, ऐसे लिख सकते हो, दैट फॉर्मूला which shows hydrogen atom right
write next to the carbon atom. Write next to the carbon atom. ठीक है ना. Condensed formula shows hydrogen atom right next to the carbon atom. जैसे अगर हमें मान लिया कि एग्जांपल देखिए आप, जैसे अगर ब्यूटेन लिखना है, ब्यूटेन, तो आपको क्या है, इसमें दो वर्ड हैं, ब्यूट है, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, है ना, तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है ब्यूट और प्लस है एनी, है ना. ब्यूट मतलब होता है कि देर आर 4 कार्बन, है ना, देर आर 4 कार्बन, और एनी का मतलब है कि यह सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है ना. तो यहाँ पर 4 कार्बन है और सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो 4 कार्बन है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं C4 और सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड कहने का मतलब है कि इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, CnH2n+2, है ना. क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CnH2n+2. तो अगर यहाँ 4 रख रहे हो तो 4 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा H10. ठीक है, तो C4H10 इज द क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब इसी को कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब कार्बन एटम ऑलवेज शोज टेट्रावैलेंसी. तो जब टेट्रावैलेंसी है तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन, जो टर्मिनल कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो ये टर्मिनल कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसको टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए 3 बॉन्ड की आवश्यकता है. तो जहां पर कुछ भी नहीं दिखाया जाता है वहां पर कंसीडर किया जाता है कि उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा. तो यहाँ पर जैसे एक बॉन्ड है या एक वैलेंसी पूरा हो रहा है, तो 3 को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, H3. ठीक है, यहाँ पर देखो 1 और 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर लगाएंगे H2. यहाँ पर भी 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर लगाएंगे 2, क्योंकि 4 पूरा करना है. और यहाँ पर देखो एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे 3. ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो कितने हो गए, 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है ना. तो 10 हाइड्रोजन है, तो इसी को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला के फॉर्म में हमने लिखा. ठीक है, और इसको इस वे में भी लिख सकते हो कि CH3 और CH2, कितने CH2 यूनिट है, 2, तो इसको आप ऐसा लिखोगे होल ट्वाइस और फिर CH3, तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. तो इसी को कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला. देखिए कंडेंस फॉर्मूला में क्या है कि शोज हाइड्रोजन एटम राइट नेक्स्ट टू द कार्बन एटम. मतलब हाइड्रोजन एटम कहाँ होना चाहिए, तो कार्बन एटम के राइट साइड में होना चाहिए, है ना, जो हमने लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3. जो भी हाइड्रोजन एटम को हमने लिखा है वह कार्बन एटम के राइट साइड में है. ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्मूला को हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला. ओके, जैसे और भी आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं इथीन ले लिया आपने, इथीन. ठीक है, इथीन, तो आपको पता है इथ मतलब 2 कार्बन होता है, और इन मतलब इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n.
तो यहाँ पर अगर 2 कार्बन आप रख रहे हो C2 तो H4 हो जाएगा ना, C2H4 एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसी को अगर कंडेंस फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि अल्कीन है ना, अल्कीन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन को टेट्रावेलेंस से शो करेगा, तो 2 बॉन्ड तो पहले से ही है, तो 2 बॉन्ड और को जोड़ना है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, है ना। तो इस प्रकार के फॉर्मूले को हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ओके, चलिए अब आते हैं लाइन एंगल फॉर्मूला क्या होता है ना। लाइन एंगल फॉर्मूला देखो, लाइन एंगल फॉर्मूला जनरली है ना टाइम और स्पेस को बचाने के लिए किया जाता है ना। मतलब अगर आप कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हो या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए लाइन एंगल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए लाइन एंगल फॉर्मूला क्या होता है, लाइन एंगल फॉर्मूला, ठीक है, लाइन एंगल फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले यही पता करना है हमें कि लाइन एंगल फॉर्मूला होता क्या है। तो इसमें आप बताओगे है ना कि इन लाइन एंगल फॉर्मूला, इन लाइन एंगल फॉर्मूला, इन लाइन एंगल फॉर्मूला, ठीक है, इन लाइन एंगल फॉर्मूला in which carbon atoms are implied, या इसको आप सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लिया कि हमने ब्यूटेन लिखा, तो ब्यूटेन का क्या लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन को दिखाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 4 कार्बन को दिखाने के लिए यहाँ पर लाइन का यूज किया जाता है। तो जैसे देखो 1 2, यहाँ पर 3 एंड 4, इस प्रकार का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट है या जो कॉर्नर है, इसको कॉर्नर भी कहेंगे, है ना। दिस इज द एंड पॉइंट, है ना, इसको क्या कहेंगे, एंड पॉइंट है या कहो एंड ऑफ द लाइन, है ना। ये क्या है, एंड ऑफ द लाइन या एंड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे कॉर्नर और बेंड। यहाँ पर ये क्या है, कॉर्नर, कॉर्नर और बेंड ऑफ लाइन, ठीक है। एंड ऑफ द लाइन एंड कॉर्नर और बेंड ऑफ द लाइन, ये दोनों है ना, बोथ रिप्रेजेंट कार्बन एटम, कार्बन एटम, ये दोनों कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आई बात। एंड ऑफ द लाइन या कॉर्नर या वेंड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट कार्बन एटम, रिप्रेजेंट कार्बन एटम। तो आप यहाँ पर देखो, इन लाइन एंगल फॉर्मूला in which carbon atoms are implied, in which carbon atoms are implied at the corner or bend, at the corner or bend, at the corner or
bends and ends of the line. Bends and ends of the line and ends of the line. ठीक है. And each carbon is understood. इसका मतलब समझ में आ गई बात कि in line angle formula in which carbon atoms are implied या represent at the corner or bend, जहां पर कॉर्नर है या बेंड है, एंड एंड्स ऑफ द लाइन, जो एंड्स ऑफ द लाइन है ना, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ईच कार्बन एटम इज अंडरस्टूड, इसमें अगला लाइन लिख लोगे कि ईच कार्बन एटम ईच कार्बन एटम is understood to be attached to enough hydrogen atom, ठीक है, enough hydrogen atom to give each carbon atom 4 bond, to give each carbon atom 4 bonds. इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. क्या है कि सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो भी कॉर्नर है या जो भी बेंड पॉइंट है या बेंड ऑफ लाइन है, उसको हम कार्बन एटम कंसीडर करते हैं, और जो भी एंड ऑफ द लाइन है उसको भी हम कार्बन एटम कंसीडर करते हैं. ठीक है. दूसरी लाइन में ये बताया गया है कि ईच कार्बन एटम इज अंडरस्टूड टू बी अटैच्ड टू इनफ हाइड्रोजन टू गिव ईच कार्बन 4 बॉन्ड. कहने का मतलब कार्बन ऑलवेज शोज टेट्रावैलेंसी, है ना, टेट्रावैलेंसी, और इसी कारण से इसमें उतना हाइड्रोजन एटम को जोड़ना है ताकि इसका वैलेंसी 4 हो जाए. ठीक है, 4 हो जाए. जैसे अगर यहाँ पर देखो, इस कार्बन, ये अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है. तो जब 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो यहाँ पर हम अंडरस्टूड करेंगे कि 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, है ना, जो कि इसमें दिखाया नहीं जाता है. ठीक है, जो कि इसमें दिखाया नहीं जाता है. तो इसको हम कहते हैं लाइन एंगल फॉर्मूला. अब बात आती है कि इसको हम लाइन एंगल फॉर्मूला एंगल वर्ड क्यों दिया गया है, एंगल वर्ड क्यों दिया गया है ना, लाइन और एंगल से हम क्यों दिखा रहे हैं, और दिखा भी रहे हैं तो कितने एंगल से इसको हम दिखाएंगे, ये कितने एंगल से बेंड करेंगे. क्या हम ऐसा बेंड कर सकते हैं या हम ऐसा बेंड कर सकते हैं 90 डिग्री के आधार पे, ऐसा बेंड कर सकते हैं क्या? तो ये आंसर है कि नहीं, हम ऐसा बेंड नहीं कर सकते हैं. अब क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन देखने की जरूरत है ना. आपने 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना. तो आपको पता होगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना. मतलब जैसे अगर हम मीथेन की बात करते हैं, है ना, CH4, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल ऐसा होता है, जिसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2p में. लेकिन होता क्या है कि क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी ऑलवेज शो करता है,
तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में। और चूंकि दोनों का एनर्जी लगभग इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट होने के कारण ये आपस में इसका इंटरमिक्सिंग होता है ना, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। इंटरमिक्सिंग होने के बाद इसको हम कहते हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूल जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल को, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल में 2px, 2py एंड 2pz मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे, है ना, 3 3 और 1 4, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और क्या बनेगा, तो sp3, sp3, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अब देखो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, है ना, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल किस वे में अरेंज होगा, है ना, ये किस वे में अरेंज होगा। तो यहाँ पर आप देखो इसके अरेंजमेंट के लिए, इसके अरेंजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर एक कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके इसके 4 लोब्स होंगे, है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब 4 लोब्स होंगे। तो चारों लोब्स, है ना, इस वे में अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना, वेस्पर थ्योरी के अनुसार, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तो अगर दो ऑर्बिटल एक प्लेन में हो, तो तीसरा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, और चौथा ऑर्बिटल कहाँ हो जाएगा, एबव द प्लेन हो जाएगा, है ना। इसको ऐसा आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कहाँ हो गया, ये दोनों इन द प्लेन हो गया, इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये दोनों। ये कहाँ हो गया, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, एबव, एबव द प्लेन, ठीक है। तो एबव द प्लेन, तो अगर यहाँ पर आप देखो, और इससे कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 4, तो यहाँ पर से 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, 1 2 3 4, जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में ये सब पढ़ा है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इन द प्लेन है ना, मतलब अगर कार्बन को हम यहाँ पर दिखाएं, तो ये इन द प्लेन हो गया, है ना, इन द प्लेन हो गया, 2 1 और ये 2, और तीसरा बिलो द प्लेन हो गया। तो बिलो द प्लेन को हम ऐसा दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से, और जो एबव द प्लेन है उसको सॉलिड लाइन से ऐसा दिखाते हैं, हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है ना, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा इन दोनों के बीच में, वह होगा 109.5 डिग्री का, ठीक है, 109.5 डिग्री का। तो अब यहाँ पर देखो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, ठीक, और यहाँ पर एक बिलो द प्लेन हाइड्रोजन जाएगा, और एक एबव द प्लेन हाइड्रोजन जाएगा, ऐसा ही कुछ जाएगा, ठीक। अगर इसी में हमने इथेन मॉलिक्यूल लिया, है ना, मतलब इथेन मॉलिक्यूल लिया, C2H6 ले लिया, तो इससे 2 कार्बन होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन है और दूसरा कार्बन कुछ ऐसा जुड़ेगा, ठीक, और यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा
तीसरा हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा तीसरा हाइड्रोजन। ऐसा जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे C3H8 हो गया, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, फिर ये तीसरा कार्बन है। इसको इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि है ना, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, है ना, 28 मिनट या 109.5 डिग्री का। तो ये क्योंकि यहाँ पर एंगल को आपको दिखाना है 109.5 डिग्री का, इसलिए हम लोग ऐसे बेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस प्रकार से, ताकि यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट हो। समझ में आई बात? तो इसलिए बॉन्ड एंगल फॉर्मूला में इसको इस वे में दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पे चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर हमें पेंटेन लिखना है ना, पेंटेन, जैसे क्वेश्चन है पेंटेन, और पेंटेन को आपको क्या करना है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, C5H12 अकॉर्डिंग टू CnH2n+2 रूल के अनुसार। तो इतना हो गया। अब इस पेंटेन को आपको लाइन एंगल फॉर्मूला में दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो एक कार्बन है, दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, और फिर पांचवा है। 2, 4 और 1, 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है, तो यहाँ पर देखो, एक 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, और मैंने आपको अभी बोला कि कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा मतलब 4, तो एक वैलेंसी तो इसका फुलफिल हो गया, बाकी 3 बचा हुआ है। तो 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसा यहाँ पर देखो 2 फुलफिल हो गया, तो बाकी 2 बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन अपने मन से लगा देंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड पूरा हुआ, तो 2 बचा है, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। कुछ ऐसा लिखेंगे, है ना। लेकिन लाइन एंगल फॉर्मूला में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। इसी को अगर लाइन एंगल फॉर्मूला में कहा जाए, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ लाइन को, एक लाइन, फिर जहां पर बेंड हो रहा है उसको हम एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक कार्बन यहाँ हुआ एंड ऑफ द लाइन, एंड दूसरा कार्बन हुआ कॉर्नर ऑफ द लाइन, या कर सकते हो बेंड ऑफ द लाइन। तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से चलेंगे आगे, ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, और ये फिर पांचवा कार्बन। तो इस प्रकार से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन ऐसा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये 5 कार्बन हो गए, तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं लाइन एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये लाइन एंगल फॉर्मूला जो होता है, हम स्पेस और टाइम इससे दोनों को बचाते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने में आपको समय लगेगा, है ना। इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कर सकते हो, है ना, या कंडेंस फॉर्मूला जो भी आपको बताया था, कंडेंस फॉर्मूला कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपको कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूला है, और ये लाइन एंगल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको मान लिया कि ये पेंटेन न देके पेंटीन दे दिया जाए, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन, तो पेंटीन अगर दे दिया जाएगा, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C5H10 हो जाएगा। अब C5H10 हो जाएगा, तो यहाँ पर पेंटेन में कहाँ पर डबल बॉन्ड है ये आपको नहीं पता है, तो सिंपली कहीं पर भी हम मान लेते हैं। अभी मान लिया है कि एक कार्बन, 2, 3, 3, 4 एंड 5 ऐसा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो देखो
यहाँ पर एक वैलेंसी पूरा हो रहा है कार्बन का, तो बाकी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो 1 2 3, 3 पूरा हो रहा है, तो बाकी पूरा करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, सबको जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। 3 एक 4 5 7 एंड 10, ये 10 हाइड्रोजन एटम टोटल है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे इस कार्बन का, तो चूंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन वाला 3 पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और sp2 हो जाएगा, तो इसमें भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो जब 120 डिग्री होता है तो इसको अगर आप लाइन एंगल फॉर्मूला में लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको दिखाना पड़ेगा कि, है ना, कितने एंगल है, 120 डिग्री का है ना। तो एक कार्बन एंड पॉइंट, दूसरा बेंड, तीसरा बेंड, चौथा बेंड और पांचवा एंड पॉइंट। तो इस प्रकार से लाइन एंगल फॉर्मूला में दिखाओगे, और जहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर यही रहा पेंटाइन, अगर इसी को पेंटाइन हम कर दें, पेंटाइन, तो पेंटाइन में क्या करेंगे, पेंटाइन में जैसे मान लेते हैं यही फॉर्मूला हम ले लेते हैं। पेंटाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा, है ना। तो H8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो 1 सेकेंड CH3, है ना, यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ पर ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब देखो 8 आ गया, 3 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, और sp में जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो ये लीनियर मॉलिक्यूल हो जाता है, और लीनियर में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, लाइन एंगल फॉर्मूला में इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो यहाँ पर आप देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे एक कार्बन हो गया, है ना, और फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा कार्बन हो गया, और फिर ये चौथा कार्बन हो गया, ठीक है, और ये पांचवा कार्बन हो गया। कहने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। तो लीनियर हो जाएगा तो आप ऐसा नहीं, ऐसा लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा लिखोगे, और यहाँ से आप दे सकते हो ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, एक देखो एंड ऑफ द पॉइंट एक कार्बन, है ना, ये वाला दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप घर पे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन है आपके लिए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, ड्रॉ लिख लीजिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम लाइन एंगल फॉर्मूला। अब हम लाइन एंगल फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, उससे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताने हैं, ठीक। ये ए में हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। इन सभी को आपको घर से करके लाना है। इसका क्या, ये लाइन एंगल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका आपको
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, ड्रॉ द लाइन एंगल फॉर्मूला फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ए में हो गया, बी में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, सी में हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, है ना। डी में हो गया CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। इससे आपको लाइन एंगल फॉर्मूला बनाना। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।